अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पढ़ते हैं एंड 11 क्वेश्चंस तक जो है ना कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन फ्लोइंग बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर उमर हु स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन सितंबर 1st 2009 विद द नेम ऑफ उमर ट्रेडर्स। ठीक है, ये 1 सितंबर का डेटा दिया गया है एंड ये 31 दिसंबर का डेटा दिया गया है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी अक्रूड सैलरीज हैं, प्रीपेड रेंट है, अर्न कमीशन है। मिस्टर उमर विड्रॉ कैश 700 पर मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ फॉर हीज पर्सनल यूज। मिस्टर उमर जो है वो कैश विड्रॉ करते थे 700 हर महीने, महीने की जो है ना आखिरी डेट पे जो बिल्कुल ठीक है, और पर्सनल यूज के लिए तो ये ड्राइंग हुई। रिक्वायर्ड देखते हैं। रिक्वायर्ड है प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन December 31st 2009, नेट इनकम 1,79,300। हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है जिसके लिए हमें जो नीड होती है वो एसेट्स की होती है। हमें एसेट्स में करंट एसेट भी चाहिए होते हैं, फिक्स एसेट भी चाहिए होते हैं, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे। और हमें 31 दिसंबर की स्टेटमेंट बनानी है तो हमने 31 दिसंबर का ही डेटा लेना है। फिर हमें लायबिलिटीज़ चाहिए होती है, लायबिलिटीज़ भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमें जो है वो कैपिटल एट स्टार्ट चाहिए होता है। ठीक है, फिर हमें जो चाहिए होता है वो एडिशन इन्वेस्टमेंट वगैरह है, एडिशन इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर हमें उसके लिए ड्राइंग भी चाहिए होती है, फिर हमें कैपिटल एट एंड निकाला जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें वहाँ पे प्रॉफिट भी चाहिए होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से पहले किसी कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर आ सकते हैं अगर हमें प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर नेट इनकम दिया गया है 1,79,300 का, तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। आपने इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग डालनी है, फिर आपने एसेट्स, लायबिलिटी प्लस इक्विटीज़ का एक कॉलम प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले करंट एसेट्स की हेडिंग डालेंगे। करंट एसेट में सबसे पहले हम कैश लिखेंगे, जो कि कैश था 2,50,000। याद रहे 1 सितंबर का डेटा नहीं पिक करना, 31 दिसंबर का करना। कैश 2,50,000। इसके अलावा जो है वो ऑफिस सप्लाईज, जो कि यहाँ पर दी गई हैं, ऑफिस सप्लाईज है 20,000, ऑफिस सप्लाईज 20,000। इसके बाद जो है वो प्रीपेड रेंट, देखिए प्रीपेड रेंट जो है वो यहाँ पे 15,000 का दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होती है, इसलिए हमें वो एडजस्टमेंट डेटा जो है उसको भी देखना होता है। तो प्रीपेड रेंट कह रहे हैं भाई 15,000 का है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई 2,500 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीपेड रेंट क्या होता है कि हमने रेंट जो है वो एडवांस में पे कर दिया होगा, मतलब अभी एक्सपेंस की डेट नहीं आई थी, हमने पहले ही पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली अमाउंट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो अमाउंट है ना वो ये है। पर वो कहना भाई 15,000 का प्रीपेड रेंट था, लेकिन अब तो 2,500 का है। तो हम कंसिडर कौन सी अमाउंट करेंगे, जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी गई होगी। लेकिन हम ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि भाई प्रीपेड रेंट जो था वो 1,500 का था। ठीक है, लेकिन नीचे उन्होंने दिया हुआ 2,500 का। तो ये 2,500 किस तरीके से आए, मतलब इसको मतलब 15,000 का प्रीपेड रेंट था, 2,500 का वो कैसे हो गया। तो भाई जो इन दोनों अमाउंट को जब आप माइनस करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगी 1,200 500 की, वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, मतलब अगर प्रीपेड रेंट ज़्यादा है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ये कह रहे हैं कि भाई वो डिक्रीज हुआ है, कम हो गया, तो इट्स मीन कि एक्सपेंस में चेंज हो गया। तो हमने लिखा भाई प्रीपेड रेंट 15,000 का था, लेस प्रीपेड रेंट। यहाँ पे प्रीपेड रेंट नहीं, आप यहाँ पे रेंट एक्सपेंस लिखेंगे। ठीक है, प्रीपेड रेंट नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा रेंट एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड रेंट 15,000 का था, लेस कर देंगे रेंट एक्सपेंस जो कि 12,500 का था। जब आप 15,000 को 12,500 से माइनस करेंगे तो 2,500 आपका प्रीपेड रेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल, जो कि 27,000 का है, कोई बेड डेट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट 27,000 एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे करंट एसेट जो है कंप्लीट हो गया। हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 2,500 प्लस 27,000, टोटल एसेट्स हो गए 2,99,500। फिक्स एसेट्स की हेडिंग डाली। फिक्स एसेट में जस्ट हमारे पास फर्नीचर है जो कि 85,000 का है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, अलाउंस नहीं, इसलिए हम फिक्स एसेट की हेडिंग डाल के फर्नीचर की डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे 85,000, और टोटल फिक्स एसेट जो हमारे 85,000 के लिए। टोटल करंट एसेट में आपने टोटल फिक्स एसेट को प्लस करना है, वो टोटल एसेट्स कहलाएंगे 3,84,500। ये करंट एसेट्स हैं। ठीक है, फिर फिक्स एसेट की हेडिंग डाली, आपने फर्नीचर लिखा, फिर वो टोटल फिक्स एसेट्स हो गए। फिर टोटल करंट एसेट्स में आपने टोटल फिक्स एसेट को ऐड करना है, वो आपके टोटल एसेट्स कहलाएंगे 3,84,500।
इसके बाद आप लायबिलिटी साइड पर आ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग डालेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अकाउंट पेबल था 25,000 का, आपने यहाँ पे लिखा अकाउंट पेबल 25,000 का। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे अक्रूड सैलरीज। अक्रूड का मतलब ये होता है लायबिलिटी, अक्रूड आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, अनपेड आ जाए, ये एक ही नाम है, ठीक है। तो अक्रूड सैलरीज का मतलब ये है कि 2009 की कोई सैलरीज थी जो कि नहीं पे करी, अब वो अगले साल जाके पे करेंगे, तो वो इनके ऊपर लायबिलिटी है जो कि अगले साल जाके पे करनी है। तो इसलिए सैलरीज पेबल के साथ 5,000 आ जाएंगे, सैलरी पेबल 5,000। इसके बाद फिर हमने जो यहाँ पे अकाउंट पेबल लिखा था, इसके बाद अर्न एंड कमीशन भी था। अर्न एंड कमीशन भी लायबिलिटी होती है कि हमने काम किया नहीं है और इनकम पहले ही ले ली, तो वो भी अर्न एंड हो जाता है, ठीक है। तो अर्न एंड कमीशन वो कह रहे हैं भाई 18,000 की, लेकिन अब अर्न एंड कमीशन है 3,000 की। तो जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट अमाउंट दी जाती है ना, वो एग्जैक्ट अमाउंट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एग्जैक्ट हो, कुछ कैलकुलेशन करनी होती है कई दफ़ा, ठीक है। तो भाई अर्न एंड कमीशन 18,000 की थी, अब 3,000 की रह गई, इट्स मीन कि 15,000 की इनकम में चेंज हो गई है। तो यहाँ भी आप ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि भाई अर्न एंड कमीशन 18,000 और लेस कर दिया अर्न एंड कमीशन 15,000। देखिए यहाँ पे मैंने अर्न एंड कमीशन सेम अकाउंट और यहाँ पे मैंने प्रीपेड रेंट सेम अकाउंट। आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सेम अकाउंट आपस में माइनस कैसे हो रहा है। देखिए जब भी प्रीपेड रेंट होता है और वो एक्सपेंस में चेंज हो जाता है तो प्रीपेड रेंट चल जाता है क्रेडिट साइड पे, इसलिए मैंने ये प्रीपेड रेंट यहाँ से माइनस किया है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि भाई अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये सेम अकाउंट आपस में माइनस कैसे हो रहे हैं, तो आप इसको रेंट एक्सपेंस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई अर्न एंड कमीशन से माइनस क्यों हो रहा है, ये तो प्लस होना चाहिए क्योंकि सेम अकाउंट है। क्योंकि देखिए अर्न एंड कमीशन 18,000 का था, लेकिन अब 3,000 का बचा, तो 15,000 का जो है इनकम में चेंज हो गया। जब अर्न एंड इनकम में चेंज हो जाता है तो अर्न एंड डेबिट साइड पर आ जाता है, तो क्रेडिट की कोई चीज़ डेबिट साइड पर आ जाएगी, इट्स मीन कि वो नेगेटिव हो गई है, ठीक है, नेगेटिव में चेंज हो गई है। तो इसलिए मैंने अर्न एंड कमीशन को अर्न एंड कमीशन से इसलिए माइनस किया। आप चाहें तो इसको कमीशन इनकम कर लीजिएगा, तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि भाई अर्न एंड कमीशन है वो तो इनकम से माइनस ही होगा, ठीक है। तो इसको आप इनकम कर लिएगा, यहाँ पे भी आप इसको रेंट एक्सपेंस कर लिएगा और यहाँ पे भी आप इसको कमीशन इनकम कर लिएगा कि भाई अर्न एंड कमीशन 18,000 की थी, कमीशन इनकम 15,000 की हो गई है, इसलिए 3,000 का अर्न एंड अभी भी रिमेनिंग है। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 टोटल करंट लायबिलिटीज़ हो गई 33,000 की। इसके अलावा कोई करंट लायबिलिटी नहीं है और हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जो है ऑर्डर सिक्योरिटी पर आ जाएंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले कैपिटल एट स्टार्ट रखना होता है। लेकिन कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट करने के लिए मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। देखिए 1 सितंबर 2009 का जो डेटा है ना, वो इस तरीके से बस कैश है, ऑफिस सप्लाई से फर्नीचर है, कोई प्रीपेड रेंट नहीं है, कोई अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, कोई अकाउंट पेबल नहीं है, कोई अर्न एंड कमीशन, मतलब कोई लायबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कैपिटल एट स्टार्ट को भी कैपिटल एट एंड की तरह ही कैलकुलेट करते हैं कि एसेट में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। जब यहाँ पे कोई लायबिलिटीज़ है ही नहीं तो जस्ट एसेट्स को टोटल कर लिएगा, वो आपका कैपिटल एट स्टार्ट कहलाएगा। तो आपने इन तीनों अमाउंट को प्लस करा, ये हो जाएंगे 1,75,000, ये आपका कैपिटल एट स्टार्ट कहलाएगा, जो कि आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। अगर आप लोग करना चाहें तो इस तरीके से करिएगा, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ। आपने यहाँ पर कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल एट स्टार्ट, यहाँ पे एक हेडिंग डालिएगा। फिर कैपिटल मतलब 1 सितंबर को उनके पास सिर्फ कैश था, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर था, कैश था, ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर। 1,20,000, 15,000 एंड 40,000, ठीक है। बस आप इन तीन चीज़ों को टोटल कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे 1,75,000। ये आपको क्या कहलाएगा, कैपिटल एट स्टार्ट। ठीक है, कोई लायबिलिटीज है ही नहीं तो हम किससे माइनस करें, तो बस जो भी एसेट्स हैं उनको टोटल कर देगा, वो कैपिटल एट स्टार्ट कहलाएगा 1,75,000 का, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेगा इस तरीके से। फिर आपने यहाँ पे कैपिटल एट स्टार्ट लिखा 1,75,000 का। अब आप देखेंगे एडिशन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्वेश्चन में हमें कहीं भी एडिशन इन्वेस्टमेंट नहीं दी गई।
फिर हम ड्राइंग देखेंगे। ड्राइंग दी गई थी, वो ये कह रहे थे कि भाई 700 पर मंथ लेते थे हर महीने की आखिरी तारीख को। ठीक है, ये महीना जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्होंने सितंबर में भी ड्राइंग की, अक्टूबर में भी करी, नवंबर में भी करी एंड दिसंबर में भी करी। तो 4 महीने जो है वो ड्राइंग हुई है, इसलिए लेस ड्राइंग 700 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 2800 की टोटल ड्राइंग आ गई। ये 2800 है, 2800। ठीक है, फिर आपने ऐड करा नेट प्रॉफिट, जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ ही दिया जाता है। यहाँ पे 1,79,300। ठीक है, 1,79,300 का नेट प्रॉफिट था। आपने कैपिटल एट स्टार्ट में ड्राइंग को लेस किया, नेट प्रॉफिट को ऐड किया। ये कैपिटल एट एंड लिख देंगे आप 3,51,500। आप इसको टोटल ऑनर सिक्योरिटी भी कह सकते हैं या आप इसको कैपिटल एट एंड भी कह सकते हैं, हम लोग की मर्जी है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि कैपिटल एट एंड या टोटल ऑनर सिक्योरिटी में आपने प्लस करा टोटल करंट लायबिलिटीज या फिर टोटल इक्विटीज आ जाएंगे 3,84,500, जो कि बिल्कुल एसेट्स के इक्वल है। इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत से अकाउंट्स हैं, उनके 2-3 नाम है, जैसे कि कैपिटल एट एंड है, उसको आप ऑनर सिक्योरिटी भी कह रहे हैं, आप उसको इक्विटी भी कह रहे हैं, सिर्फ इक्विटी कह लें, ये भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऑनर सिक्योरिटी की हेडिंग डालिएगा, फिर जो टोटल ऑनर सिक्योरिटीज को आप कैपिटल एट एंड भी कह लीजिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।